इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के सभी सचिव भी शामिल होंगे। संदीप बोल जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। संदीप, किस विषय में हो रही है ये चर्चा? क्या सीमाओं पर कुछ हरकत है या फिर किस तरह से आर्म फोर्सेस जो हैं वो कोरोना काल में लोगों की मदद कर सकते हैं, इस पर बातचीत होगी? आनंद, देखिए, जब जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, रक्षा मंत्री लगातार जो है वो कोरोना के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं। खास बात यह है कि जब लखनऊ में कोविड हॉस्पिटल्स की बात हुई तो राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर डीआरडीओ को कहा और वहां पे अस्पताल बनाने का काम चल रहा है। अब क्योंकि सेना जो है, कभी भी इस तरीके की आपातकाल की स्थिति आती है तो सेना सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये जो टेक्निकल वाइज जो है टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं और इनकी किस तरीके से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद मुहैया कराई जा सके, मदद दी जा सके, उसको लेकर जो है हमेशा से सेना की तरफ नजर रहती है। और यही वजह है कि आज जो बैठक हो रही है उस बैठक में इस बात पर लेकर चर्चा होगी कि किस तरीके से। संदीप, एक और बड़ी खबर आ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में अब वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, यानी कि सैटरडे और संडे अब लॉकडाउन होगा। पिछले रविवार को लॉकडाउन था, अब शनिवार रविवार वीकेंड में लॉकडाउन पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। मास्क नहीं पहनने पर पहली बार 1,000 रुपए का जुर्माना, उसके बाद दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 रुपए का जुर्माना। साथ ही सारी एसेंशियल सर्विसेज तो मौजूद होंगी, मिल जाएंगी, उपलब्ध सुविधाएं होंगी, लेकिन ज्यादातर दुकानें, मॉल, शॉपिंग एरिया सब कुछ बंद होगा। लोगों की आवाजाही पर भी अंकुश लगेगा। अजीत सिंह जुड़ रहे हैं। अजीत, जहां पर हाईकोर्ट के साथ सरकार की ठनी है और ये बात सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, वहीं पर अब योगी सरकार का ये फैसला कि वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल आनंद, इस खबर पर न्यूज 18 की मोहर लगी। कल ही न्यूज 18 इंडिया ने चलाया था कि वीकेंड लॉकडाउन हो सकता है। अब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि शनिवार और रविवार को दोनों दिन पूरी तरह से बंदी होगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई। वीकली लॉकडाउन के दौरान सभी साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। सिर्फ सैनिटाइजेशन का काम होगा और आवश्यक जो सेवाएं हैं वही चलेगी। यानी जो 8 बजे तक, यानी रात्रि 8 बजे से लेकर और सोमवार की सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। सभी गतिविधियां, सिर्फ 7 गतिविधियां चलेंगी, बाकी सभी गतिविधियों पर रोक होगा। और सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया कि जो सीमावर्ती जिले हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको भी रोका जाएगा और जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो पूरी कोशिश है वो यही है कि अब कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन का अनुपालन है उसे सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा और वीकली लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराया जाएगा। क्योंकि जहां एक तरफ आपने देखा कि हाईकोर्ट को अब इनको सरकार को अपना जवाब देना है कि क्या सख्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ 2 दिन का लॉकडाउन उन्होंने लगा दिया है। पर ये जो 5 जिलों में हाईकोर्ट का आदेश था उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया है और जैसे ही वो स्टे लगा है उसके ठीक बाद ये घोषणा कर दी गई कि अब समूचे उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन होगा। लेकिन इस लॉकडाउन के साथ हम ये प्रकरण तो नहीं चलता रह सकता कि जब जब खुल जाएगा, दुकानें खुलेंगी, मार्केट खुलेगा, सब कुछ खुल जाएगा, फिर से बंद करना पड़ेगा। ये कर्फ्यू के साथ म्यूजिकल चेयर तो नहीं खेला जा सकता। कहीं ना कहीं क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस बात को समझती है कि जो फाइन्स लगे हैं उसका, जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका अनुपालन, उस पर फोकस करना जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन पर और कंप्लायंस पर फोकस करना और ज्यादा जरूरी है? देखिए, बिल्कुल आनंद, कोविड-19 के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से टीमें गठित की गई हैं और राज्य सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि अगर हाईकोर्ट ने खुद सीधे तौर पर कहा था कि 26 अप्रैल तक उन 5 शहरों में नाइट जो लॉकडाउन लगाया जाए जहां पर केसेस ज्यादा थे, लेकिन अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम रोक तो लगा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर, लेकिन आपको क्या सख्ती आपने बरती है, राज्य सरकार को एक हलफनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट को देना होगा। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार ने आज फैसला कर दिया कि वो पूरे यूपी में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी यानी कोरोना कर्फ्यू लागू करेंगे। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही चलेंगे। लेकिन सवाल ये कि जिस तरह खतरा बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, लोग परेशान हैं, उसको लेकर आगे क्या फैसला होगा। तो एक तरीके से कहा जाए कि सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा लिया और अब धीरे धीरे शायद ये लॉकडाउन की सीमा बढ़ानी पड़े सरकार को। लॉकडाउन की सीमा अवधि बढ़ाने से लोगों की आजीविका पर भी तो आघात होता है। सबसे बड़ी बात है, क्या स्थानीय प्रशासन को इस बात के निर्देश दिए जाएं, जिस तरह से कमिश्नरेट्स हैं, पुलिस है, उनको
ये निर्देश दिया जाए कि जो भी मास्क नहीं पहनेगा, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा करेगा, उस पर क्वारंटीन लगेगा, उस पर फाइन लगेगा। अजीत, मैं ये कह रहा हूं कि जिस दुकान के अंदर भीड़ हो उस दुकान को 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए। जिस ई रिक्शा के अंदर 4 से या 5 से ज्यादा लोग बैठे हो उस ई रिक्शा को बंद करा दीजिए। उस ड्राइवर से उसकी गाड़ी की चाबी ले लीजिए, उस गाड़ी को 15 दिन के लिए इंपाउंड कर दीजिए। जो मास्क नहीं पहन के घूम रहा है उसको सामने से उसका चेहरा लीजिए, उसका फोटो लीजिए, सबको दिखाइए कि देखिए ये है, ये जो आपके लिए बीमारी फैला रहा है और समाज में खतरा पैदा कर रहा है। ऐसे लोगों को शर्मिंदा करना जरूरी है, इस तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो करना जरूरी है। क्या इस पर बात हो रही है? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है मेडिकल सप्लाईज पर, अपने हॉस्पिटल बेड्स पर, हॉस्पिटल्स पर इस पर प्रेशर बना रहेगा। देखिए बिल्कुल आनंद, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि जो लोग एपिडेमिक एक्ट का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जैसे मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उनका चालान काटा जाए और उनके चेहरों को सार्वजनिक किया जाए, यानी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर सरकार ये कह रही, जिस तरह उन्होंने पहले भी सरकार ने कहा था कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसी तरह सरकार ने इस बार भी ये कह दिया है कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपका चालान काटा जाएगा और आपके चेहरे को सार्वजनिक किया जाएगा, यानी आप बचेंगे नहीं, आपको सबके सामने बेनकाब किया जाएगा कि आपकी वजह से। जी अजीत, आप मेरे साथ रहिए। हम जरा उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश प्रशासन से के किसी वक्ता से बात करने की भी कोशिश करेंगे, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। एहतशाम खान भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो स्टे लगा दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि आप हमें ये एक एफिडेविट दीजिए, एक हलफनामा दीजिए, ये दिखाने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए। जी एहतशाम। जी अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जिसमें कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो लॉकडाउन का आदेश था हाई कोर्ट का, उस पर रोक लगाई जाती है। लेकिन कोर्ट ने यह भी किया है कि इस राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है कि क्या क्या कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं इस स्थिति से निपटने के लिए, क्या मुश्किलें उनको आ सकती हैं अगर लॉकडाउन होता है, तो इस पर एक रिपोर्ट मांगी है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कोर्ट के सलाहकार अमाइकस क्यूरी भी अपॉइंट किया है। सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में पीएस नरसिम्हन, उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी एक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे जिसमें वो आकलन करेंगे कि क्या स्थिति है इन 5 शहरों की और उत्तर प्रदेश की, और इसमें क्या कदम सरकार ने उठाए हैं, वो क्या काफी हैं या नाकाफी हैं, उसमें आगे क्या किया जा सकता है। इस पर एक रिपोर्ट, एक निष्पक्ष रिपोर्ट कोर्ट के सामने आएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो काफी हैं या नहीं, या आगे किस तरह के आदेश देने हैं। तो इस पर 2 हफ्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट में आगे चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनको मुश्किलें आ सकती थी, जिसका जिक्र आज सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में किया, उसमें उनको थोड़ी राहत मिलेगी कि बाकी के काम को वो और बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर सकते हैं। जी अब सबसे बड़ी बात यह है, एहतशाम धन्यवाद, मैं जरा वापस अजीत सिंह के पास जाना चाहूंगा। अजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी बार लॉकडाउन लगता रहेगा, कि ये लॉकडाउन का प्रकरण तोड़ने के लिए भी तो कुछ करने की जरूरत है। क्या प्रशासन अब थोड़ा सा कसेगी नियमों को, उनकी जो नियमावली है और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की भी जो बात है, कंप्लायंस की बात है, उस पर क्या फोकस होगा अजीत? हाँ देखिए, बिल्कुल कंप्लायंस पर ही फोकस करना होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसीलिए कहा था कि आप लॉकडाउन लगाइए, लेकिन अब ये कहा गया है कि आप हलफनामा दाखिल करें। तो सरकार ने पहले भी, जब कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश हुआ था आनंद, तो यूपी सरकार के प्रवक्ता ने ये कहा था कि हम सख्ती बरतेंगे, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि गरीबों की आजीविका का सवाल है। तो तर्क दिए गए थे, तो अब इस तर्क को इनको सच साबित करना होगा और ये बताना होगा कि इनकी तरफ से क्या सख्ती की जा रही है और कितनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सीएम की तरफ से कह दिया गया कि जो दोबारा पकड़ा जाए मास्क न लगाने पर 10,000 का जुर्माना किया जाए और उसके चेहरे को सार्वजनिक किया जाए कि ये वो लोग हैं जो एपिडेमिक एक्ट का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और ये कोरोना को फैला रहे हैं, कोविड के केसेस को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही जो लॉकडाउन के नियम का तोड़ेगा उसको सख्ती की जाएगी। और सीएम ने यह भी कहा कि अगर कोई दवा की कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा, गैंगस्टर लगाया जाएगा। तो अब राज्य सरकार को सख्ती बरतनी होगी। सैटरडे और संडे का 2 दिन का लॉकडाउन जरूर इन्होंने लगा दिया है पूरी तरह से, लेकिन अब इसके आगे की कार्रवाई इनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जवाब इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में देना होगा और क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तो वो जवाब इनका सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो अब सरकार को पूरी तरह से सख्ती बरतनी पड़ेगी आनंद। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा अजीत, आप भी जरा प्रशासन से पूछिएगा कि जो प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो दिल्ली छोड़ के वापस आ रहे हैं,
जो पंजाब और हरियाणा से आप वापस उत्तर प्रदेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको जाने दिया जाएगा? क्योंकि कई लोग तो अब सड़कों पर उतर आए हैं। एक तरह से एक डर का माहौल फिर से फैल गया है, जिसको कि लोगों को आश्वासन देने की भी जरूरत है। देखिए, राज्य सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि जो जहां है वहां रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर तैयार है कि अगर प्रवासी मजदूर बाहर से आते हैं तो उनकी व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले ही ऐसे मजदूरों की जो भरण पोषण भत्ते वाले हैं, जिनको राशन कार्ड वितरण होना है, सबकी सूची अपडेट कराकर उन्होंने मांग ली थी, क्योंकि अब वो सहायता राशि देंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार तैयार है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। जो जहां है वो वहां रुक नहीं रहा है, वो पलायन कर रहे हैं। दिल्ली में तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में तस्वीरें देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा संकट यही होगा कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हें किस तरह से व्यवस्थित किया जाए। अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भी अब वीकेंड लॉकडाउन लग जाएगा। शनिवार रविवार को सब कुछ बंद, लेकिन फोकस सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का, राज्य सरकारों का और स्थानीय प्रशासन का कंप्लायंस पर होना चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क नहीं लगा के जा रहा उसको बंद करिए, उसको घर भेज दीजिए वापस। जिसकी दुकान पर कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे, उस दुकान को 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए। इस तरह से जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक हम ये लॉकडाउन के साथ म्यूजिकल चेयर खेलते रहेंगे। और देखिए, इसमें पिसेगा गरीब ही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास एक भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि दिल्ली के मजदूरों को ले जा रही ये बस मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जा रही थी, लेकिन वो ग्वालियर झांसी हाईवे पर पलट गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत भी हो गई, जबकि कई लोगों की बस के नीचे दबे होने की भी खबर है। बताया गया कि मोड़ पर बस बेकाबू होने के बाद हादसा हुआ। वहीं दिल्ली सरकार ने एक बार फिर लोगों से बाहर ना जाने की अपील की है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से दिल्ली नहीं छोड़ने की अपील की थी। आज स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बहुत छोटा लॉकडाउन है, आने जाने में ही समय निकल जाएगा, इसलिए दिल्ली छोड़कर मत जाइए। लॉकडाउन अनाउंस हुआ, बहुत बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर थे वो यहाँ से पलायन करने लगे। कल भी पलायन होता रहा और आज भी चल रहा है। क्या सरकार कुछ कदम उठा रही है? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा, बहुत ही शॉर्ट लॉकडाउन है। आज मंगलवार हो गया है और संडे तक का लॉकडाउन है कि ये तो आने जाने में ही समय निकल जाएगा। 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के। तो सबसे रिक्वेस्ट है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, दिल्ली में पूरा आपका ख्याल रखा जाएगा। अब इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों के सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली में आज से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ये फैसला आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए के मद्देनजर लिया गया है। कृपया इसमें सरकार का सहयोग दें, अपने घर पर ही रहें, संक्रमण से बचकर रहें। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड बढ़ाए जा रहे हैं। पैनिक में ना आए, एकदम कोरोना होते ही हॉस्पिटल ना भागें। कोरोना का सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा लोग जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो होम आइसोलेशन में हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में ही रहें। अगर किसी कारणवश बुखार नहीं उतरता है, बुखार ज़्यादा आ रहा है या कोई और सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और आपको खांसी या उस तरह की चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, शिकायत बढ़ रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। आपको बेड मिल सकता है। आप ऐप पे जाएं, जिस हॉस्पिटल में आपको बेड है उसी में जाएं। मुंबई से पारस दामा जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जावेद मंसूरी के पास चलते हैं। दिल्ली से जुड़ रहे हैं लाइव। जावेद, इस वक्त आप कहां हैं? लास्ट जो कोरोना का ऐप था दिल्ली का, उसके अपडेट में जब देखा गया तो बताया गया कि कम से कम 38 बेड अभी भी मौजूद हैं, लेकिन बेड्स की बहुत कमी है। हर रोज का जो संक्रमण का जो दर है और जिसमें बेड्स की जो डिमांड है, बहुत ज्यादा प्रेशर है सिस्टम पर। देखिए आनंद, हमारी मौजूदगी आनंद विहार आईएसबीटी के आसपास है। हम वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे जो आप अभी कह रहे थे। सत्येंद्र जैन ने अपील की थी, कल मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि पलायन ना करें, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में लोग अभी भी अपने घरों को लौट रहे हैं। लॉकडाउन के बाद लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि लोग पलायन ना करें। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से बात की है इस सिलसिले में। उन्होंने बाकायदा नोडल ऑफिसर भी तय किए, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आप लगातार इसी तरह से देख सकते हैं, जहां लोग पलायन कर रहे हैं। तो 6 दिन का लॉकडाउन है। लगातार यही कहा जा रहा है कि बहुत छोटा टाइम है। जावेद, जरा आप कुछ लोगों से पूछेंगे कि वो क्यों जा रहे हैं। एक मिनट, ये बताइए कि कहाँ जा रहे हैं आप? यूपी क्यों जा रहे हैं आप? सर लॉकडाउन से डर से। देखिए सब कह रहे हैं लॉकडाउन के डर से। आप बताइए क्यों जा रहे हैं आप?
सर मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, जो काम धाम चलेगा नहीं तो यार क्या अच्छा। करेंगे? लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है, आने जाने में भाई वक्त जब इसका नहीं कोई गारंटी है कि 6 दिन का है कि 6 महीने का रहेगा? है। देखिए ये कह रहे हैं कि पहले कोई 2 दिन- गारंटी नहीं है। आप बताइए कि 6 दिन का लॉकडाउन है, उन्होंने कहा कि सब मदद दी जाएगी यहाँ पर। नहीं वो है, मैं शादी अभी है ना, उसी अच्छा, में जा रहा आप हूँ। शादी के लिए जा रहे हैं। हाँ। देखिए यहाँ पर सामान लेकर लोग लगातार इसी तरह से निकल रहे हैं। इनसे बात करते हैं, एक महिला नजर आ। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? हम यूपी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप? क्यों जाए, जब खाने कमाने के यहाँ कोई सुविधा नहीं तो क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा। सीएम कह रहे हैं कि 6 दिन का लॉकडाउन है, लंबा नहीं क्या लगेगा। पता 6 दिन का है कि और बढ़ेगा, कोई पता है? देखिए आनंद, सबकी यही फिक्र है कि लॉकडाउन 6 दिन का है या आगे बढ़ेगा। सब यही कह रहे हैं। सुबह से हम लगातार यही सवाल लोगों से पूछ रहे हैं कि 6 दिन का लॉकडाउन है, आप क्यों जा रहे हैं? तो सब यही आशंका है, सभी को यही डर है कि लॉकडाउन आगे ना बढ़ जाए। और ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। काफी संख्या में लोग हैं। कल हमने देखा, न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले आनंद विहार की तस्वीरें दिखाई थी। किस कदर ये जो फुटओवर ब्रिज आप देख रहे हैं, ये पूरा पैक था, पैर रखने की यहाँ पर जगह नहीं थी। लेकिन अभी भी लोग फिर काफी संख्या में यहाँ से सुबह से पलायन करने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रशासन के आश्वासन के बावजूद, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद कहीं ना कहीं लोगों में और जनता में इस बात को लेकर चिंता है कि डाउट है कि ये मिनी लॉकडाउन कहीं मेगा लॉकडाउन ना हो जाए। 6 दिन का 6 महीना हो गया, क्या गारंटी है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन मुझे इस बात पर आश्वासन देगा? कहीं ना कहीं ये मैसेज है प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, गवर्नमेंट पर कि आप लोगों को दिलासा नहीं दे पाए, आप उनको इस बात का यकीन नहीं दिला पाए कि ये मिनी लॉकडाउन है। वहीं मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर बीकेसी में वैक्सीनेशन खत्म हो चुका है, वैक्सीन के डोसेस खत्म हो चुके हैं। वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। पारस धामा जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी पारस। आनंद, मुंबई में हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ बेड्स की कमी सामने आ रही है, ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है, अब फिर एक बार जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो खत्म हो गया है। हम मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर बीकेसी कोविड सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ बाहर जो है लगा दिया गया है नोटिस बोर्ड, जहाँ पे वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। यहाँ पे लगातार लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, मगर वैक्सीन ना होने की वजह से उनको वापस लौटने के लिए कहा जा रहा है। ये वही पूरा वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ बड़ी तादाद में आते थे और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वैक्सीन लगवाते थे। मगर अभी जो है ये पूरी तरीके से जो इलाका है, पूरा वैक्सीनेशन सेंटर है, उसको खाली करवा दिया गया है। लोगों को, जो भी लोग यहाँ वैक्सीनेशन लगाने आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप जो है अगले समय हम नोटिफिकेशन देंगे आपको, हम फ़ोन करेंगे, उस समय आप आइएगा। अभी के लिए जो वैक्सीनेशन के डोज जो हैं वो यहाँ ख़त्म हो गए हैं। बीकेसी जंबो सेंटर की बात करें, जब पिछली बार भी जब ये हुआ था, जब वैक्सीनेशन के डोजेस खत्म हुए थे, तब भी यही इस तरीके का पैनिक सिचुएशन लोगों में क्रिएट हुआ था। लोग जो हैं बड़ी दूर से आते हैं यहाँ पे वैक्सीन के डोज लगाने के लिए, बट जो प्रशासन है अंदर, उनका यही कहना है लगातार कि अभी जो है हमारे पास वैक्सीन के डोज नहीं है। जब भी वैक्सीन फिर से एक बार उपलब्ध होगी, हम आपको फ़ोन करके नोटिफिकेशन देंगे और उसके बाद आपका वैक्सीनेशन का जो भी प्रोसेस होगा वो फिर शुरू किया जाएगा। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं, मगर यहाँ पे जो बीएमसी कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, वो लोगों को यही समझा रहे हैं कि अभी जो है हमारे पास वैक्सीन नहीं है। जब भी वैक्सीन अवेलेबल होगी हम आपको जो है इसके बारे में नोटिफिकेशन देंगे और आपको इस बारे में बताया जाएगा और उसके बाद आपका जो भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा वो शुरू किया जाएगा। जी आनंद। पारस, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। तो वैक्सीन की कमी वहां मुंबई में, लेकिन कई सबसे बड़ी बात मैं जनता को आपको बताना चाहूँगा कि 60 वर्ष की उम्र के ऊपर जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगना चाहिए था, वहां पर देश का वैक्सीनेशन दर सिर्फ 32% है, जबकि वो कम से कम 60 से 70% होना चाहिए था। कोरोना की वजह से, इस महामारी की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु जो हो रही है वो 55 वर्ष के उम्र से ऊपर के लोगों को हो रही है, और वहीं पर हमारा वैक्सीनेशन का दर सबसे कम है। वहीं दिल्ली में लॉकडाउन के पहले दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफ़ी तादाद में लोग दिखे। स्टेशन पर मौजूद पुलिस वाले बार बार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील करते नजर आया। हालांकि रेलवे प्रशासन के मुताबिक स्टेशन पर ये भीड़ सामान्य है। दिल्ली में लॉकडाउन का पहला दिन है और इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रही है। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से बोला जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगा के रखें। और अच्छी बात यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिनके पास कंफर्म टिकट है, केवल उन्हीं लोगों को अंदर आने की एंट्री दी जा रही है।
और यहाँ पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। यहाँ पर जो यहाँ के SHO हैं वो भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और रेलवे की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। क्या तैयारियां हैं आपकी? नहीं, पुलिस रेलवे स्टेशन की जो पुलिस है हमारे यहाँ की दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हम यहाँ पे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए अनाउंसमेंट करते रहते हैं और जो लोग जिनके टिकट कंफर्म है वही अंदर जा रहे हैं। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है आपके स्टाफ के जरिए? लोगों को अलर्ट करते रहते हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के SHO सतीश राणा, जिनका कहना है कि केवल कंफर्म टिकट वाले जो यात्री हैं वही रेलवे स्टेशन पर अंदर आ रहे हैं और पलायन जैसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो पैनिक ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और जो कोविड नियम है उनका पूरी तरह से पालन करें। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर हमने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन अजय के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। ने टेक दिए हैं। इमरान सरकार ने कट्टरपंथियों की ज्यादातर मांगों को मान लिया है। इमरान सरकार ने ऐलान किया है कि कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से के केसेस वापस हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी केस वापस लिए जाएंगे। साथ ही फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से जाने के आदेश भी दिए जाएंगे। इसके लिए आज पाकिस्तान की संसद में प्रस्ताव पेश होगा। कट्टरपंथियों से डरे पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद ने बताया कि तहरीक-ए-लब्बैक के खिलाफ सभी केसेस अब वापस होंगे। इससे पहले तहरीक-ए-लब्बैक ने इमरान सरकार के सामने कई सारी मांगे रखी थी, जिसमें TLP प्रमुख को रिहा करने की भी बात हुई थी। TLP से केस वापस लेने और फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान के बाहर करने की भी मांग थी और 20 अप्रैल का डेडलाइन था। हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीक-ए-लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। इस पर तफसीली बयान जो है मैं आज शाम या कल दोपहर किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूंगा। शैलेंद्र वांगू और संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप बोल, तो क्या कट्टरपंथियों के हवाले है पाकिस्तान? बिल्कुल आनंद, जिस तरीके के हालात बने और पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरीके से हिंसा वहाँ पे हुई, वो जो है वहाँ की सरकार जो है वो पूरी तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाई। यहाँ तक कि सेना को भी उतरना पड़ा। सेना ने भी आके लेकिन रिक्वेस्टिंग वे में जो है जितने भी प्रोटेस्टर हैं उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हालांकि जो 5 डिमांड थी तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी की तरफ से, उसमें एक डिमांड ये भी है कि शेख रशीद का पोर्टफोलियो बदला जाए। तो अब देखते हैं कि अगर पांच जो डिमांड थी उनकी, जिसमें कि एक फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से बाहर जाने की बात, 7 रिजवी को छोड़ने की बात, उनको जो है बैन किया गया, बैन आउटफिट से उनको बाहर रखा जाए, और दूसरा कि जितने भी ऐसे केसेस उनके खिलाफ है उनको वापस लिया जाए और उनको जो है सारे जो जितने भी लोग को पकड़े गए हैं उनको छोड़ा जाए। इनमें से 4 चीज़ों पे तो लगता है कि पाकिस्तान सरकार जो है मान सकती है, लेकिन जो शेख रशीद को हटाने की बात कही गई है उस पर कितना अमल कर पाएंगे ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन स्थिति इस वक्त जो है काफ़ी जो है तनावपूर्ण बनी हुई है और कट्टरपंथियों के सामने पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से घुटने टेक चुका है। और सबसे बड़ी बात है संदीप, शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, की इसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर के काडर भी इसमें शामिल हुए थे और सबसे बड़ी और बात इन्होंने जो की है वो गैर जिम्मेदाराना, गैर डेमोक्रेटिक बात की है। फ्रेंच एम्बेसडर को वापस भेजने की बात की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो सकते हैं, यानी कि और इसमें फौज ने भी, पाकिस्तान की फौज का भी रोल था, क्योंकि फौजी भी वहां घुस गए थे और पैसे बांट रहे थे, कह रहे थे कि करिए, यही काम करिए। बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा कि यहां तक कि कुछ फौजियों के वीडियो भी काफी सर्कुलेट हो रहे थे पिछले दिनों, जहां पर वो खुलेआम कह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी को आगे आना चाहिए। उन्होंने भाजपा से रिक्वेस्ट की थी कि वो आगे आकर इमरान खान सरकार पर दबाव बनाए और जो कार्रवाई हो रही है TLP के खिलाफ उसको रोका जाए। और आपको बता दें, जो कार्रवाई करने की बात की गई है फिलहाल पाकिस्तान सरकार की तरफ से, पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद, जिन्हें प्यार से पाकिस्तान में शहीदा टल्ली भी कहा जाता है, अब उन्हीं का यू टर्न है। कुछ दिनों पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि TLP पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आज उन्हीं का नया वीडियो आ रहा है जहां पर वो कह रहे हैं कि TLP के साथ समझौता हो चुका है और अब फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उनको बाहर किया जाएगा। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसकी जवाबी कार्रवाई में फ्रांस में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
कार्रवाई तो होगी, लेकिन इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान पूरी तरह से कट्टरपंथियों के हवाले है, पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड हो चुका है पाकिस्तान, और इसका कोई भरोसा नहीं कि कब कहां किस तरफ करवट बदल ले। दरअसल पाकिस्तान में आक्रोश की आग धधक रही है। तहरीक-ए-लब्बैक के समर्थकों और इमरान सरकार के बीच पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत के निष्कासित करने को लेकर इस कदर ठनी हुई है कि लाहौर की जो सड़कें हैं वो जंग का मैदान हो गई। आक्रोश की आग में सबसे ज्यादा परेशान है इमरान खान, क्योंकि पिछले साल इमरान की नाक में दम करने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने भी टीएलपी का समर्थन किया है, यानी कि अब रेडिकल्स के साथ मॉडरेट्स भी घुस गए हैं, जबकि पाकिस्तान के विपक्षी दल भी इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए कट्टरपंथियों के सुर से सुर मिला रहे हैं। और जिस कट्टरपंथ को इमरान खान ने पाला पोसा, अब वही कट्टरपंथ इमरान के लिए जी का जंजाल बन गया है। मुसीबत का सबब यह है कि फ्रांस का विरोध करते करते कट्टरपंथी अब इमरान खान की मुखालफत भी कर रहे हैं। अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान आतंकी संगठनों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी डिमांड्स, उनकी मांगों को मानने लगे। संदीप बोल, इस तरह से तो इस पाकिस्तान का कोई भरोसा ही नहीं है। एक तरफ आपने तालिबान को अपना दी, अफगानिस्तान में खलल किया, वहाँ जिहादी आउटफिट्स, और खुद वहाँ पर जिस देश का जो वजीर आजम है जाकर न्यूयॉर्क में खड़े होकर कहता है कि हमारे देश में 40,000 से ज़्यादा जिहादी हैं। अब यही जिहादी अब लाखों की तादाद में निकल गए टीएलपी की सपोर्ट में। लश्कर जैश के काडर सब थे, फाटा तक फैल गया ये सब कुछ। आनंद, देखिए, जैसे कि अपोजिशन पार्टी है वो भी इस इमरान सरकार को एक ही बात कहती है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार सेना का जो सपोर्ट, जिसकी वजह से इमरान खान इस वक्त उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अब धीरे धीरे जो है सेना को भी लगने लगा है कि ये जो चॉइस उनकी तरफ से थी वो जो है कहीं ना कहीं खराब हुई है, उसकी छवि खराब हुई है। और ऐसे में सेना हमेशा कोशिश करेगी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अपना इमेज ये बना के रखना है कि हमारे यहाँ पे जमहूरियत है, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, और उसी की वजह से जो है वो कितने भी गलत काम करता है तो इस चीज़ को जो है वो हमेशा पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं, अब प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। डायरेक्ट आर्मी उसको नहीं हटा सकती है, इमरान खान को नहीं हटा सकती है। लिहाजा जिस तरीके के माहौल अंदर बन रहा है, एक अनरेस्ट दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है कि यहाँ पे जो है लोग खुश नहीं हैं, लोग, यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब है। वो लेकिन ये वही बाजवा और यही आर्मी थी जिन्होंने इमरान खान को बचाया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, जिन पर ये आरोप है, और जिनके खुद के मंत्री, पीटीआई के जो इमरान की कैबिनेट के मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि जो एक सीट नहीं जीत सकता था वो पूरे इलेक्शन कैसे जीत गया। उन्होंने तो पूरे चुनावी प्रकरण पर ही सवाल उठा दिया और ये भी प्रूव कर दिया कि इमरान सिर्फ एक कठपुतली है और जमहूरियत सिर्फ एक तमाशा, एक इसको कहते हैं आडंबर है वहां पाकिस्तान में। कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पर 14 अप्रैल को पाबंदी लगाई गई, जिसका ऐलान खुद पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद अहमद ने की थी। तब उन्होंने दावा किया था कि पाबंदी लगाने का फैसला आतंकवाद रोधी कानून के तहत किया गया है। टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। शैलेंद्र वांगू, पंजाब यानी कि जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, जो उसने खुद ये रेकमेंड किया और वहाँ उस देश का होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद इनको आतंकवादी क्लॉजेस के अंतर्गत इनको बैन करता है और आज उन्हीं के गुण गा रहा है, कह रहा है देखिए सारे केसेस हटा दिए जाएंगे। तो यानी कि जिहादी कट्टरपंथी आतंकवादियों के पूरे सुपुर्द हो गया है पाकिस्तान, उनके सामने घुटने टेक दिए। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। जिस तरह के हालात वहां पिछले दिनों बने थे और यहां तक कि बहुत से फौजी सामने आकर ये बोल रहे थे इमरान खान सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और साद रिजवी की रिहाई होनी चाहिए। जिसके बाद कल ऐसी खबरें आ रही थी कि साद रिजवी से मुलाकात करने के लिए कुछ टीएलपी के लोग जेल के अंदर गए थे और उसके बाद बातचीत कल एक बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुर्तगाल दौरा जो है वो रद्द हो चुका है। ये अपडेट है कि वहाँ एक तरफ जहाँ यूके के बोरिस जॉनसन का जो भारत आना था, भारत दौरा, वो टला। अब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुर्तगाल दौरा जो है वो अब रद्द हो गया है। 8 मई को उन्हें जाना था पुर्तगाल पर। मुझे लगता है अब ये खबर आ रही है यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर अखाड़ा में
कि प्रधानमंत्री जो हैं अब पुर्तगाल का दौरा नहीं करेंगे, यहीं रुकेंगे, क्योंकि 1 मई से जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो सबके लिए खुल जाएगी और कोविड के इस संक्रमण का पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक लगता है प्रधानमंत्री कहीं नहीं जा रहे हैं, देश छोड़कर नहीं जा रहे हैं। नीरज कुमार जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। जी नीरज। बिल्कुल आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुर्तगाल के दौरे के बाद जहां भारत और ईयू का शिखर सम्मेलन होने वाला था उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, फिजिकल तौर पे वहां उपस्थित नहीं होंगे। हो सकता है कि ये सम्मेलन वर्चुअल मोड में हो। पुर्तगाल के बाद फ्रांस का दौरा करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां का भी दौरा रद्द होगा, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। और ये दौरे ऐसे वक्त में रद्द हुए हैं आनंद की, आपको याद होगा कल ही ये खबर आई थी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का जो भारतीय दौरा था अगले हफ्ते होने वाला था वो भी रद्द कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जब हर जगह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसमें यह तय किया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री पुर्तगाल और फ्रांस का दौरा नहीं करेंगे। अब नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुर्तगाल दौरा रद्द हुआ, लेकिन वहीं आपको मैं बता दूं कि हमारे पड़ोस में जो चल रहा है उसकी वजह से हमको भी भुगतना पड़ सकता है। शैलेंद्र वांगू और संदीप पोल हमारे साथ जुड़े हैं। पाकिस्तान के इमरान खान सरकार ने और वहाँ की आर्मी ने जिहादियों के आगे घुटने टेक दिए। सबसे बड़ी बात संदीप, एक चीज़ हमारे दर्शकों को बताने की ज़रूरत है कि इमरान खान को आर्मी और जनरल बाजवा का सपोर्ट है, और अगर पाकिस्तानी आर्मी इमरान खान को ये कहे कि जिहादी और कट्टरपंथियों को आप जगह दे दो और उनके आगे घुटने टेक दो, तो आप सोच लीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी अब किसके सुपुर्द है। आनंद, देखिए, अगर हम लोग सिर्फ पाकिस्तान की बात करते, पाकिस्तान में अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है वो है वहाँ की फ़ौज। और यही वजह है कि फ़ौज लगातार वहाँ पे अपना जो वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। अपना इमेज जब भी उसको लगता है कि थोड़ा भी ख़राब हो रहा है या थोड़े भी दाग उस पर लगने वाले हैं, तो उसी के साथ उसी तरीके की कार्रवाई भी जो शुरू हो जाती है। आर्थिक मोर्चे पर जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति ख़राब हुई, लोग जो है वहाँ पर भूखे मरने की नौबत आई, तो उसके बाद लगातार सेना पर भी प्रेशर बिल्डअप होता रहा, क्योंकि जितना भी अपोजिशन है वो एक साथ इकट्ठा हो गया। तो ऐसे में वहाँ की फ़ौज बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके का इमेज जो है उनकी ख़राब हो, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान की इमरान सरकार इस वक्त सेना की बैसाखी के सहारे ही वहाँ पे टिकी हुई है। तो ऐसे में अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो एक इमेज जो है वो स्पॉइल ना हो जाए, लिहाजा वो सारी गतिविधियां जो है वो पर्दे के पीछे वहाँ की फ़ौज कर रही है, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि और फौज चाहे तो रोड जो है ब्लॉक अगर प्रोटेस्टर ने कर रखा है तो वो हटा नहीं सकती, लेकिन फौज की कहने पे ही या उनके निर्देशों पे ही अंदर खाने ये इतने बड़े प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ताकि एक कंसेंसस दिखाया जा सके। कंसेंसस बन रहा है वहाँ की सरकार के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, और उसमें फौज का कोई रोल नहीं है और मौका आने पर उनको जो है पर ये कंसेंसस तो कई समय से बन रहा है शैलेंद्र वांगू। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ही कहीं ना कहीं डिविजन्स तो नहीं, वो सारे लेफ्टिनेंट जनरल जिनको की उनको एक साथ उन्होंने कैंसिल कर दिया था बाजवा के एक्सटेंशन की वजह से, क्या वो अब हरकत में आने लगे हैं? ISI के कुछ ऐसे फैक्शन जो कि सीजफायर नहीं चाहते, क्या वो अब हरकत में आने लगे हैं, जिसकी वजह से उनको ग्राउंड पर भी सोल्जर सपोर्ट मिल रहा है इन जिहादियों को? बिल्कुल डिवीजन साफ दिखाई दे रहा है पाकिस्तानी आर्मी के अंदर भी और ISI के अंदर भी। हमने जैसे आपको बताया कि कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे थे जहां पर खुलेआम इमरान खान सरकार को जो वहां के कुछ सैनिक हैं वो कह रहे थे कि उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए TLP के खिलाफ। लेकिन जो कुछ भी फिलहाल पाकिस्तान में हो रहा है इसका एक इंटरनेशनल इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। आपको याद दिला दें कि अब से 2 महीने के अंदर ही FATF की मीटिंग दोबारा होने वाली है और ऐसे में फ्रांस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि FATF का मेंबर है। तो ऐसे में जब फ्रांस के एम्बेसडर को यहां से देश निकाला कर दिया जाएगा तो इसका इंपैक्ट सीधे तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी होगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए जो लगातार कोशिश चल रही है कि उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए वो अब इतना आसान नहीं होगा। तो संदीप, तो कहीं ना कहीं FATF की ग्रे लिस्ट में से निकलने की मुहिम जो है उस पर तो आघात हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ जियोपॉलिटिकली भारत को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ वो अफगानिस्तान में भी फसाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और इस प्रोटेस्ट को तालिबान ने भी बैक किया। जिस तालिबान को इमरान सरकार पनाह देती आई है उसी तालिबान ने उसके खिलाफ तहरीक-ए-लब्बैक और इसके कट्टरपंथियों को बैक किया है। आनंद, देखिए, जब भी कोई ऐसा कंट्री जो कि किसी देश के यानी कि हमारे देश के पड़ोस में जो भी कंट्री है, अगर वहाँ पे डिस्ट्रेस होता है, वहाँ पे स्थितियाँ खराब होती है तो उसका असर सीधे सीधे यहाँ भी पड़ता है। बात रही तालिबान के सपोर्ट की, तो पाकिस्तान की फ़ौज लगातार तालिबान को सपोर्ट करती रही है।
खास बात यह है कि यहाँ जितने भी जो आतंकी संगठन है, तंजीमें हैं, आतंकी तंजीमें, वो बाकायदा तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट। तो ऐसे में अगर वहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। और भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। जैसे कि शैलेंद्र वांगू ने भी बताया कि अभी FATF की बैठक होनी है, उससे पहले ही दोनों भारत के साथ जो है पाकिस्तान सीधे तौर पर बातचीत की मेज पर आया और वो उसने कहा कि हम लोग जो है सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। और जो सहमति, लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री कट्टरपंथी और जिहादी ग्रुप्स के सामने, आतंकवादी ग्रुप्स के सामने घुटने टेक दे, उसका क्या भरोसा और उस देश का क्या भरोसा। संदीप बोल, शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। खबरें चलती रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर, बने रहिए हमारे साथ।